दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मिस खतरनाक। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। मिस खतरनाक। बम्बई के निकट ही सांगली नामक छोटा सा कस्बा था, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। अमर 2 दिन की तफरीह का प्रोग्राम बनाकर सांगली के लिए रवाना हुआ था। वे अपनी कार में सांगली के निकट निकट पहुंचा ही था कि लगता है इंजन में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। वैसे सांगली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। तभी हवा के झोंके के साथ उसकी नाक से गरम गरम खाने की खुशबू टकराई, और लगता है आसपास कहीं खाना बन रहा है। कुछ ही दूर चलकर ओह, जैसे अमर उसके निकट पहुंचा। आप कौन है बाबूजी? एक राहगीर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और तुम्हारे खाने की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। क्या तुम इस बिन बुलाए मेहमान को खाना खिलाओगे? यह तुम्हारा सौभाग्य होगा बाबूजी। आइए भीतर चलकर बैठिए। धन्यवाद। कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति मोटी मोटी रोटियों पर सब्जी रखकर ले आया। लीजिए बाबूजी, हमारे पास प्लेट तो है नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा खाना बिना प्लेट के ही अच्छा लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? रामदीन बाबूजी। मैं मिट्टी के खिलौने बनाता हूँ। अमर के कहने पर वह 2-3 खिलौने उठाकर लाया। यह तो बहुत सुंदर है। तभी बाहर से एक कठोर स्वर सुनाई दिया। अंदर कोई है? आप बैठे बाबूजी, मैं देखता हूँ। कहकर रामदीन बाहर चला गया। रामदीन के बाहर जाने के कुछ क्षण बाद, तुझे मैंने कल भी कहा था कि यहाँ से झोपड़ी हटा ले, मगर लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। कौन है यह? क्या चक्कर है? चल कर देखता हूँ। अमर उठकर बाहर आ गया। ओह पुलिस! मैं यहाँ से झोपड़ी हटाकर कहाँ जाऊंगा साहब? अबे मैं क्या जानू? मुझे क्या तू अपने बाप का नौकर समझता है? साहब! अरे यह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। तुम कौन हो जी? मैं जो भी हूं, पर तुम्हें किसी को मारने का कोई हक नहीं है, समझे? अच्छा ऐसी बात है तो फिर यह ले। रामदीन को मारने के लिए उसने डंडा उठाया ही था कि अरे यह क्या हो रहा है? ओह मिस मालती, आप? ही ही। यस मिस्टर जुगल किशोर, आप इसकी गरीब को क्यों मार रहे थे? यह गरीब नहीं बल्कि एक नंबर का बदमाश है। इसने 2 महीने से सरकारी जमीन पर झोपड़ी डाल रखी है। रोज झोपड़ी हटाने को कहता है मगर सुनता ही नहीं है। यह जमीन बेकारी तो पड़ी है कांस्टेबल। इसके यहाँ रहने से यह किस्त तो नहीं जाएगी। आपकी तारीफ। मेरा नाम अमर खन्ना है। बीबी जी, अगर यह साहब ने होते तो संतरी जी ने हमारा सिर ही फोड़ दिया होता। गलत बात है मिस्टर जुगल किशोर। आपको लोगों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। छोड़ दो इसे। ठीक है बेटे, आज तो मालती जी के कहने से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल मुझे तेरी झोपड़ी यहाँ नजर आ गई तो फिर तेरी खैर नहीं। कहकर हवलदार वहां से रवाना हो गया। हवलदार को जाता देख मालती भी आगे बढ़ गई थी। यह कौन थी? बाबूजी, यह राणा दलबीर सिंह की इकलौती बेटी मालती देवी है। राणा साहब सांगली के सबसे धनवान व्यक्ति है। अमन ने रामदीन को कुछ रुपए दिए और वहां से झोपड़ी हटा लेने का मशवरा देकर वापस चल दिया। हम आपको हमेशा याद रखेंगे बाबूजी। मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। उसी रात 10 बजे राणा साहब अपनी कार में कहीं से लौट रहे थे। साहब, सड़क पर कोई आदमी पड़ा है। राणा साहब के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और नीचे उतरकर उसे देखने चला गया। कुछ ही क्षण बाद, साहब वह तो कांस्टेबल जुगल किशोर की लाश है। उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ है। ओह, तुम फौरन जाकर पुलिस स्टेशन सूचना देकर आओ। कुछ ही देर बाद, ओ राणा साहब, मुझे अफसोस है कि आपको परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, आप लाश को संभालिए। लाश हटाई गई तो अरे यह तो मिट्टी का खिलौना है, दिखाओ। राणा साहब भी कार से उतरकर निकट आ खड़े हुए थे। इस तरह के खिलौने तो एक देहाती बनाकर बेचता है। शायद उसने कस्बे से बाहर अपनी झोपड़ी डाली हुई है। जी हाँ साहब। तफ्तीश बाद में करते रहना। इंस्पेक्टर, मेरा बयान ले लो, मुझे जरा जल्दी है। तो आप चले जाइए राणा साहब, मैं हवेली आकर आपका बयान ले लूंगा। ओके एज यू विश। फिर राणा साहब गाड़ी में बैठकर अपनी हवेली की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद, कोई परेशानी तो नहीं हुई हंसराज? बिल्कुल नहीं सर। डंडे के एक ही वार से मैंने जुगल की खोपड़ी तोड़ डाली थी।
और वह डंडा ले जाकर उस खिलौने वाले की झोपड़ी में छुपाया। गुड, अब तुम जाओ। यस सर। राणा दलवीर, जिसे कस्बे के लोग देवता मानते थे, वास्तव में एक खतरनाक अपराधी था। सांगली पहुंचकर अमर होटल विक्रम में ठहरा था। सुबह अखबार पढ़ते हुए वह चौंक उठा। कांस्टेबल जुगल किशोर की हत्या, हत्यारा सबूत सहित गिरफ्तार। रामदीन नामक एक युवक को जुगल किशोर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी झोपड़ी से वह डंडा भी बरामद हो गया जिससे जुगल किशोर की हत्या की गई है। यह नहीं हो सकता। रामदीन एक भोला भला देहाती है, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर देखना चाहिए। 10 मिनट बाद अमर इंस्पेक्टर यादव के सामने बैठा हुआ था। अमर का परिचय जानकर इंस्पेक्टर यादव काफी प्रभावित हुआ था। इंस्पेक्टर, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि रामदीन निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ है मिस्टर अमर। राणा दलबीर की पुत्री मालती देवी ने पुलिस को बताया है कि कल दोपहर उसके सामने जुगल और रामदीन का झगड़ा हुआ था और फिर वह डंडा भी तो रामदीन की झोपड़ी से ही मिला है जिससे हत्या की गई है। यह सबूत काफी नहीं है। बहरहाल मैं जरा रामदीन से मिलना चाहता हूँ। रामदीन लॉकअप में सिर झुकाए बैठा था। अमर को देखते हुए उठकर निकट आया और रोने लगा। मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मैंने खून नहीं किया है। शुभ धैर्य रखो रामदीन, अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। कुछ देर बाद, इंस्पेक्टर साहब, रामदीन से बात करने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वह निर्दोष है। अब मैं उस जगह का निरीक्षण करना चाहता हूँ जहाँ जुगल की लाश मिली थी। ठीक है, मैं एक सिपाही को आपके साथ भेज देता हूँ। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अमर की नजर वहां बिखरे हुए तेल पर पड़ी। यह तेल कैसा है? यह तो कल शाम से यहाँ फैला हुआ है। शायद किसी गाड़ी का ऑयल टैंक लीक कर रहा होगा। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद अमर वापस अपने कमरे में आ गया था। घटना स्थल से तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन सवाल यह है कि जुगल की हत्या रामदीन ने नहीं की तो फिर किसने की और क्यों की? दोपहर के समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने दरवाजा खोला। प्रधान, व्हाट ए सरप्राइज, अंदर तो आने दो। भीतर आराम से बैठने के बाद, यह तो मुझे पता है कि तुम यहाँ घूमने आए हो, लेकिन इंस्पेक्टर यादव ने बताया कि तुम कांस्टेबल जुगल की हत्या के मामले में दिलचस्पी ले रहे हो। हाँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जुगल की हत्या रामदीन ने नहीं की है। फिर अमर ने उसे रामदीन से अपनी मुलाकात की घटना सुना दी और अंत में कहा, अब तुम बताओ अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? मेरे यहाँ आने का कारण तुम्हारे लिए दिलचस्प होगा डियर। 4 दिन पहले बंबई नए के चीफ कमिश्नर को जुगल ने एक खत लिखा था। खत में उसने लिखा था उसने कस्बे के एक बड़े अपराधी के विरुद्ध कोई सबूत हासिल किया है, लेकिन वह अपराधी बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए वह कमिश्नर साहब से मिलकर उनको अपनी रिपोर्ट देना चाहता है। यह तो सचमुच दिलचस्प बात है। कमिश्नर साहब जुगल के खत पर अभी विचार ही कर रहे थे कि आज सुबह उन्होंने अखबार में उसकी हत्या की खबर पढ़ी और उन्हें लगा कि जुगल किसी साजिश का शिकार हुआ है। अतः उन्होंने मुझे विशेष रूप से तफ्तीश के लिए यहाँ भेजा है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ गए, और अब जुगल के खत का जिक्र सुनकर मुझे लग रहा है कि हमें अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसे घर की तलाशी लेकर करनी चाहिए। तो फिर चलो। जुगल थाने के परिसर में बने पुलिस हेडक्वार्टर में रहता था। कुछ ही देर बाद वह दोनों जुगल के क्वार्टर की तलाशी ले रहे थे। तुम बक्से और उनमें भरे कपड़ों को देखो, मैं दूसरी चीजें देखता हूँ। ठीक है। अमर, देखो यह क्या है? क्या है? जूते। अमर ने जूते बाहर निकाले। इन पर तो कीचड़ लगी हुई है। ऐसा लगता जुगल इनको पहनकर किसी ऐसी जगह गया था जहाँ पानी और कीचड़ था, लेकिन उसने जूते इस तरह छुपाकर क्यों रखे थे? अमर जूतों को उलट पलट कर देखने लगा। तभी, अरे यह क्या? अमर ने डिबिया उठाकर उसका ढक्कन खोला। हीरा! ओ माय गॉड! अमर, यह हीरा तो जूनागढ़ के नवाब के यहाँ से चोरी के आभूषणों का है। मैं इस हीरे की रंगीन तस्वीर देख चुका हूँ। मामला दिलचस्प हो गया है। अब जुगल की हत्या का कारण समझ में आ रहा है। क्या कारण था? जुगल ने शायद चोर को पहचान लिया था और उससे यह हीरा उड़ा लाया था। इसी के कारण उसकी हत्या की गई है और हत्यारे ने बहुत ही चालाकी से साजिश रचकर रामदीन को उसमें फंसाया है।
लेकिन हत्यारे को गरीब रामदीन को फंसाने का विचार क्यों आया? हत्यारे ने सिर्फ उनके बीच हुए झगड़े का लाभ उठाया है। फिर कुछ सोचकर अमर बहुत जोर से चौंका, लेकिन यह बात तो सिर्फ मैं और मालती जानते थे कि कल उन दोनों में झगड़ा हुआ था। मालती कौन? मालती यहाँ के एक धनवान राणा दलबीर की सुंदर बेटी है। प्रधान, तुम यह हीरा लेकर इंस्पेक्टर यादव के पास जाओ और इसकी बरामदगी की दफ्तर कार्यवाही पूरी करो। मैं जरा मालती से मिलने जा रहा हूँ। राणा साहब की हवेली कस्बे में बहने वाली एक नदी के तट पर बनी हुई थी। हवेली तो शानदार है। तभी, कौन हो तुम? यह व्यक्ति तो सूरत से गुंडा लगता है। मुझे मिस मालती से मिलना है। मेरा नाम हंसराज है और मैंने पूछा था कि तुम कौन हो। और अब यह भी बताओ कि मालती जी से तुम्हें क्या काम है? काम मैं मालती जी को ही बताऊंगा। आप उन्हें सूचना दे दीजिए कि उनसे अमर खन्ना मिलने आया है। कुछ सोचकर वह उसे राणा दलबीर के पास ड्राइंग रूम में ले आया। यह कौन है? सेक्रेटरी। कोई मिस्टर अमर खन्ना है, मालती जी से मिलने आए हैं। अमर ने अनुमान लगा लिया था कि वह व्यक्ति राणा दलबीर था। अगले पर, राणा साहब, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। मालती जी से मेरी कल ही मुलाकात हुई थी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, मैं अपनी बेटी से हर किसी को मिलने की इजाजत नहीं देता। अमर ने महसूस किया था कि उसका परिचय जानकर राणा कुछ बेचैन हो गया था। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल मैं कांस्टेबल जुगल की हत्या की तफ्तीश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में उस हत्या से मेरी बेटी का क्या संबंध है? नहीं, तुम मुझसे नहीं मिल सकते। तभी वह मुझे वापस जाने का इशारा कर रही है। अमर को इशारा करके मालती ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अमर ने अपने चेहरे से किसी प्रकार के भाव प्रकट नहीं होने दिए थे। ओके, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। थैंक यू। वह बाहर आकर फाटक की ओर जा रहा था कि मिस्टर अमर, मैं आपसे मिलने आया था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे डैडी जरा पुराने विचारों के हैं। वे मेरा किसी से मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपसे रामदीन के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। यानी आज रात 10 बजे आप मुझे वहीं मिलिए जहाँ कल मुलाकात हुई थी। सुनिए तो। लेकिन मालती रुकी नहीं और लोन में जाकर नचोर से ओझल हो गई। हवेली से वापस जाते हुए अमर सोच रहा था, मालती किससे भयभीत है? क्या अपने बाप से या फिर उस सेक्रेटरी हंसराज से जो चेहरे से ही गुंडा लगता है? लेकिन एक बात तो तय है कि मालती जुगल की हत्या के विषय में कुछ न कुछ जानती जरूर है। फिर रात के ठीक 9 बजे अमर अपने होटल से निकला और पैदल ही रामदीन की झोपड़ी की ओर रवाना हुआ। कस्बे से बाहर निकलने के लिए नदी पर बना पुल पार करना पड़ता था। मालती ने मुझे कस्बे के बाहर उस सुनसान स्थान पर क्यों बुलाया है? वह चलता हुआ पुल के बीच पहुंच चुका था। तभी अमर कुछ समझ पाता उससे पहले चारों ने उसे घेर लिया। चुपचाप गाड़ी में चलो, वरना अगर इन लोगों को जुगल के हत्यारे ने भेजा है तो यह मेरी हत्या करने आए हैं। चलो। ओह! बोनट से टकराते ही वह दोनों हाथों के सारे उछला और ठोक। शेष तीनों उसकी ओर लपके तो वह उछलकर गाड़ी पर चढ़ गया और पकड़ो दब। अगले पल उसने रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। रोको उसे! पानी में गिरकर वह अंदर तैरता रहा। काफी दूर आने के बाद उसने पानी से सिर उबार कर पुल की ओर देखा। साले अभी वहीं खड़े हैं। और फिर पानी के भीतर तैरना शुरू कर दिया। इधर हवेली के भीतर लाइब्रेरी में राणा दलबीर बेचैन से टहल रहा था। तभी हंसराज भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या हुआ हंसराज? हमारे आदमी उसे अपने हाथों से नहीं मार सके सर, लेकिन वह खुद ही पुल से नदी में कूद गया और डूब कर मर गया। चलो, अच्छा हुआ, अब लाश भी नहीं मिलेगी। उसे मछलियां खा जाएंगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। उधर अमर पानी से बाहर निकला। राणा और उसके सेक्रेटरी के लिए मेरे मन में जो संदेह है उसे दूर करने के लिए मुझे हवेली की तलाशी लेनी चाहिए। मौका भी अच्छा, वह खिड़की खुली हुई है। कुछ ही क्षण में वह पाइप द्वारा खिड़की तक पहुंच गया। अंदर कोई नहीं है। संतुष्ट होकर वह भीतर कूद गया और जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी लेने लगा। 2-1 चीजों पर उसे राणा के सेक्रेटरी हंसराज का नाम लिखा दिखाई दिया। यह तो सेक्रेटरी हंसराज का कमरा है। अब उसने ध्यानपूर्वक तलाशी लेनी शुरू की। अलमारी में कपड़े भरे हुए थे।
एक कोट की जेब से छोटी सी डायरी निकाली और अमर ने उसे खोला। माय गॉड, यह तो कांस्टेबल जुगल की डायरी है, उसका नाम लिखा हुआ है। कुछ सोचकर उसने कमरे में रखे हुए हंसराज के सभी जूते उठाकर देखने शुरू किए। जूतों का एक जोड़ा देखकर वह फिर चौंक पड़ा। जूतों के तलों पर तेल लगा हुआ था और पेट्रोल की गंध आ रही थी। तो जुगल की हत्या हंसराज ने की है। जूते रखकर वह तुरंत ही खिड़की से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह पुलिस स्टेशन गया, जहां इंस्पेक्टर यादव के कमरे में इंस्पेक्टर प्रधान भी मौजूद था। अमर, कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैं तुम्हारा कातिल तलाश करने गया था। क्या मतलब? मैंने जुगल के कातिल को तलाश कर लिया, चलो मेरे साथ, उसे गिरफ्तार कर लो। फिर अमर ने उन्हें हंसराज के विषय में बताया। मिस्टर अमर, हंसराज राणा साहब का सेक्रेटरी है, मगर अगर आपका संदेह गलत हुआ तो राणा साहब हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। हम राणा साहब पर तो आरोप नहीं लगा रहे, उनका सेक्रेटरी अपराधी है। इसका सबूत मैं पेश कर दूंगा, आप लोग मेरे साथ चलिए। कुछ देर बाद वह वेली पहुंच गए। घंटी बजाने पर एक नौकर ने दरवाजा खोला। राणा साहब से कहो इंस्पेक्टर यादव आए हैं। जी अच्छा। नौकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। 2 मिनट बाद राणा अपनी बेटी मालती के साथ ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुआ। इंस्पेक्टर यादव, आप इस वक्त? मुझे देखकर यह इस प्रकार क्यों चौंका है? क्या यह मुझे मर्द समझ चुका था? यह कहते हुए राणा की नजर अमर पर पड़ी थी तो वह इस प्रकार चौंका था मानो उसने भूत देख लिया हो। राणा ने तुरंत अपने चेहरे पर काबू पा लिया था। राणा साहब, हम आपके सेक्रेटरी हंसराज से मिलना चाहते हैं। कांस्टेबल जुगल की हत्या के सिलसिले में उससे कुछ बात करनी है। यह लड़की हर वक्त भयभीत क्यों रहती है? अमर अब मालती को देख रहा था। वह भयभीत हिरणी की तरह अपने पिता के पीछे सहमी खड़ी थी। ठीक है, मैं हंसराज को बुलाता हूँ। लेकिन डैडी, वह तो सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके हैं। चलिए हम उनके कमरे में ही चलते हैं। आइए। मालती अमर की ओर देखते हुए दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। दूसरे कमरे में आकर मालती एक अलमारी की ओर लपकी। अलमारी के भीतर एक हुक लगा हुआ था, जिसे खींचने पर अलमारी एक तरफ सरक गई और अगले पल मालती तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी। ऊपर रास्ता बंद था। दीवार में लगा बटन दबाकर उसने गुप्त दरवाजा खोला। आप पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ पहुंची है। धाएं। ओह। आगे बढ़कर मालती ने उसके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दिया था। अमर, जिसे मासूम और डरी हुई लड़की समझ रहा था, उसकी असलियत यह थी। वह लोग अभी सीढ़ियों पर ही थे कि उन्हें फायर की आवाज सुनाई दी। यह तो फायर की आवाज है। ऊपर तो हंसराज का कमरा है। सभी तेजी से दौड़ पड़े और शीघ्र ही हंसराज के कमरे में पहुंचे। ओ माय गॉड, इसने शायद आत्महत्या की है। यह सब क्या चक्कर है? इसने हमें देख लिया होगा और गिरफ्तार होने के डर से खुदकुशी कर ली। गिरफ्तार? तो क्या आप उसे गिरफ्तार करने आए थे? जी हाँ, यह जुगल का कातिल था। तभी ओह, यह क्या हुआ डैडी? बेटी, मालती ने भयभीत होने का लाजवाब अभिनय किया था। मालती! अमर ने तुरंत आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों पर उठा लिया। यह डरकर बेहोश हो गई है, इसे नीचे ले चलो। राणा की अगुवाई में अमर ने मालती को उसके कमरे में लाकर लिटाया। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। ठीक है। दोनों इंस्पेक्टर ऊपर लाश के पास ही रुक गए थे। राणा के बाहर जाने के कुछ क्षण बाद मालती ने आंखें खोल दी। ओ मिस्टर अमर, आप 10 बजे वहां क्यों नहीं आए थे? मैं आपको हंसराज के विषय में कुछ बताना चाहती थी। मैं आ रहा था लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या तुम्हें पता था कि हंसराज कातिल है? यह तो नहीं पता था, लेकिन मुझे उसकी कुछ हरकतें अजीब सी लगती थी। क्या सचमुच उसने जुगल की हत्या की थी? हाँ। तभी राणा कमरे में वापस आ गया और अमर खामोश हो गया। कुछ देर बाद अमर मालती के कमरे से निकल विचारों में खोया ऊपर जा रहा था कि सीढ़ियों पर एक नौकर से टकरा गया। माफ करना साहब, कोई बात नहीं। नौकर जल्दी से आगे बढ़ गया था। इस व्यक्ति का चेहरा कुछ परिचित सा लगता है, मैंने इसे कहीं देखा है। अब अमर के मस्तिष्क में एक साथ कई उलझने थी। ऐसे मौके पर वह कुछ देर एकांत में बैठकर सोचता था। इसलिए प्रधान को बताकर वह वापस अपने होटल आ गया। हंसराज असली अपराधी नहीं हो सकता। मुझे लगता है वह राणा के लिए काम कर रहा था।
मुझे देखकर राणा जिस प्रकार चौंका था उससे स्पष्ट है कि उसे पता था कि कुछ लोग मेरी हत्या करने गए हैं। मुझे जीवित देखकर वह चौंका था। 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर प्रधान भी आ गया। तुम वहां से अचानक क्यों चले आए थे? मैं कुछ सोचना चाहता था, तुम बताओ वहां क्या रहा? राणा ने हंसराज के आपराधिक गतिविधियों की जानकारी से इनकार किया है। उसका कहना है कि वह नौकरों की प्राइवेट लाइफ से मतलब नहीं रखता। क्या तुमने उससे नवाब जूनागढ़ के चोरी हुए आभूषणों के बारे में कोई बात नहीं की? नहीं, मैंने तो जुगल के कमरे से मिले हीरे का जिक्र भी नहीं किया। यह तुमने बहुत अच्छा किया। सुबह हम दोनों बम्बई चलेंगे। क्यों? राणा की हवेली में आज मैंने एक नौकर को देखा है। मुझे लगता है वह व्यक्ति कोई अपराधी है और शायद मैंने पुलिस रिकॉर्ड में उसकी फाइल देखी है। मैं जरा बम्बई पुलिस का रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ। सुबह दोनों बम्बई के लिए रवाना हुए। अमर खुद गाड़ी चला रहा था। हम आज शाम तक ही वापस लौट आएंगे। कस्बे के निकास पर सामने से खुली कार में मालती को आते देखकर अमर ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। मालती आ रही है। मालती ने भी उन्हें देख लिया था। हेलो मालती जी। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? बम्बई, लेकिन शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। जब वापस आ जाए तो मुझे फोन कीजिएगा, आपसे कुछ बातें करनी है। फिर दोनों ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। मालती के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वह बेचारी मासूम है। मुझे लगता है वह अपने बाप से हर वक्त भयभीत रहती है। क्या तुम्हें लगता है कि राणा सचमुच अपराधी है? मुझे शक है, लेकिन सारा शक गलत भी तो हो सकता है। हंसराज के कमरे से चोरी के आभूषण बरामद नहीं हुए। इसका मतलब है उसका कोई साथी या बॉस जरूर है, और वह बॉस राणा भी हो सकता है। राणा अपनी लाइब्रेरी में बैठा सिगरेट पी रहा था कि मालती तेजी से भीतर प्रविष्ट हुई। अमर बम्बई चला गया डैडी। अच्छा हुआ, मुसीबत टली। मगर वह फिर वापस आएगा डैडी। वह जिस केस में हाथ डालता है उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उसके यहाँ रहते हमने जुगल की हत्या करा दी। तो अब क्या करे? अमर को रास्ते से हटाना होगा डैडी। मुझे लगता है उसे आप पर शक हो गया है। कम वक्त पूरा शैतान है। नदी में गिरकर भी मरने से बच गया, लेकिन इस बार वह नहीं बचेगा। मैं भी उसका प्रबंध करती हूँ। हाँ, कुछ करो। मालती ने कुछ किताबें सरकाई। पीछे पोर्टेबल ट्रांसमीटर रखा था। हेलो हेलो राजन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? यस मादाम। अच्छा तो सुनो। नीले रंग की एक फिएट कार में अभी बम्बई जाने वाली सड़क पर गई है। उसमें 2 व्यक्ति सवार है। एक सफेद सूट पहने हुए है और दूसरा नीला सफारी। तुम उनका पीछा करो और बम्बई के निकट पहुंचकर तरकीब नंबर 2 इस्तेमाल करो। समझ गए? यस मादाम। अमर की गाड़ी अभी बम्बई से 40 मील दूर थी कि क्या देख रहे हो? एक लाल गाड़ी को मैं पिछले 1 घंटे से अपने पीछे देख रहा हूँ। यह हाईवे है प्यारे। हमारी तरह कोई बम्बई जा रहा होगा। मुझे लगता है कि वह गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं कई बार अपनी गति बढ़ाकर और कम करके देख चुका हूँ। वह गाड़ी एक ही दूरी रखकर हमारे पीछे आ रही है। तो गाड़ी रोको, मैं उससे अभी निपट लेता हूँ। ओके। पीछा करने वाली गाड़ी भी निकट आकर रुक गई। यह सड़क क्यों घेर रखी है? हमने इस सड़क का ठेका ले लिया है। प्रधान उसके निकट पहुंच गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अभी पता चल जाएगा। गाड़ी से नीचे उतरो। आए। फिर उस व्यक्ति ने फुर्ती से कार का दरवाजा खोला। धड़। ओफ। अमर अपनी गाड़ी में बैठा था। प्रधान को गिरते देखकर वह बाहर निकला। तब तक वह व्यक्ति दूसरी ओर के दरवाजे से बाहर निकल दौड़ रहा था पड़ा था। ए रुक जाओ। अमर के रिवॉल्वर निकालने से पहले ही वह भागकर जंगल में घुस गया था। चलो उसका पीछा करते हैं। बेकार है, इस घने जंगल में हम उसे तलाश नहीं कर सकेंगे। वह जिस प्रकार भागा है उससे लगता है कि वह हमारा पीछा ही कर रहा था। और उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं। चलो। प्रधान गाड़ी के भीतर घुस गया। डैशबोर्ड खोलते ही वह चौंका। अरे बाप रे, यह तो हथगोला है। वो तो यह बात थी। क्या उसे हमारी हत्या करने के लिए भेजा गया था? शायद उसे यह हथगोला हमारी गाड़ी पर फेंकना था, मगर उसे मौका नहीं मिल सका। इसका मतलब है दुश्मन काफी चालाक और खतरनाक है। वह हमें मारकर इस केस की तफ्तीश बंद करा देना चाहता है। हाँ, लेकिन मैं भी अब दुश्मन को उसी हथियार से मारूंगा
तुम यह गाड़ी लेकर चलो, बंबई पहुंचकर पता करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम है। मालती बेचैन सी लाइब्रेरी में टहल रही थी। अब वह लोग बंबई के निकट होंगे। राजन अपना काम कर चुका होगा या फिर करने ही वाला होगा। तुमने राजन से कह दिया था ना कि काम होते ही सूचना दे। तभी बिप बिप, शायद राजन का संदेश आ गया है। यस राजन, क्या रिपोर्ट है? तरकीब नंबर 2 फेल हो गई। मादा मैं उन्हें खत्म नहीं कर सका। राजन की रिपोर्ट सुनते मालती का चेहरा क्रोध से सुर्ख हो गया। वह फिर बच गया डैडी, मुझे यही डर था। वह पूरा शैतान है, मुझे लगता है वह हमें सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेगा। डोंट बी सिली डैडी, यह इतना आसान नहीं है। मैं अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद उसे गोली मार दूंगी। वह मुझे भोली भाली लड़की समझता है, इसी का लाभ उठाकर मैं उसे नर्क का रास्ता दिखा दूंगी। ठीक है, यह कोशिश भी करके देख लो। उधर अमर बंबई पहुंचकर पुलिस रिकॉर्ड में रखी अपराधियों की फाइल चेक कर रहा था। 2 घंटे बाद उसके हाथ एक फाइल लगी। यही है तस्वीर, यद्यपि काफी पुरानी है लेकिन है उसी की। फाइल लेकर वह प्रधान के दफ्तर पहुंचा। कामयाबी मिल गई प्रधान, उस व्यक्ति का नाम संपत सिंह है। 5 वर्ष पहले पुलिस ने उसे हीरो की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो वह राणा के यहाँ क्या कर रहा है? अब मुझे विश्वास हो गया कि राणा दलबीर जवाहरात का चोर है। उसने अपराधियों का पूरा गिरोह बना रखा है। कांस्टेबल जुगल किशोर ने किसी तरह यह राज मालूम कर दिया था, इसलिए राणा ने हंसराज के जरिए उसकी हत्या करा दी। मेरा विचार है नवाब जूनागढ़ के यहाँ से चुराए गए आभूषण राणा की हवेली में ही कहीं छुपे हुए हैं। तो फिर हम राणा के यहाँ रेड कर देते हैं। संपत सिंह वहां रहता है। रेड करने के लिए यह बहाना ही काफी है। हम रेड नहीं करेंगे प्रधान, मैं अब एक ऐसे पॉइंट पर सोच रहा हूँ जिसकी ओर अभी तक मेरा ध्यान नहीं गया था। चलो हम अभी सांगली वापस चल रहे हैं। शाम के 7 बजे राणा दलबीर की हवेली में फोन की घंटी बजी। मैं देखती हूँ। हेलो, कौन? मालती जी, मैं अमर बोल रहा हूँ। ओ मिस्टर अमर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सांगली से ही। मैं कुछ देर पहले वापस आया हूँ और आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्या आप आ सकती हैं? डैडी घर पर हैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। कहाँ पहुँचूं? आधे घंटे बाद आप हवेली से निकलकर नदी के पुल की ओर चलिए। रास्ते में मैं किसी भी जगह में आपको मिल जाऊंगा। लीजिए डैडी, उसने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। जरा होशियार रहना बेटी, वह बहुत खतरनाक है। मालती पर्स बगल में दबाए सड़क पर चली जा रही थी। आज वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कुछ ही देर बाद, आइए मालती जी। घर मालती उसके बराबर में बैठ गई तो अमर ने गाड़ी कस्बे से बाहर जाने वाली सड़क पर डाल दी। कहाँ जा रहे हैं हम? किसी एकांत जगह जहाँ आराम से बात कर सके। कस्बे से बाहर निकलते एक स्थान पर अमर ने गाड़ी रोक दी। आइए उधर पत्थरों पर चलकर बैठते हैं। दोनों एक पत्थर पर आ बैठे। अब बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं? आप एक व्यक्ति संपत सिंह को जानती हैं? मालती ने अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया था। संपत सिंह, यह कौन है? जवाहरात का एक नामी चोर है और आपके डैडी का खास आदमी है। क्या मतलब? आई एम सॉरी मालती जी, लेकिन मुझे अब इस बात का सबूत मिल चुका है कि आपके डैडी वास्तव में ज्वेल थीप है। हंसराज उन्हीं के लिए काम करता था और शायद उनके कहने पर उसने कांस्टेबल जुगल की हत्या की थी। मालती ने तुरंत अपना पर्स खोला। और जुगल की हत्या डैडी के कहने पर नहीं बल्कि मेरे कहने पर हुई थी मिस्टर अमर। यही मेरा भी विचार था, तभी मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। रिवॉल्वर देखकर अमर तनिक भी विचलित नहीं हुआ था। क्या मतलब? आज दोपहर मैंने इस पॉइंट पर सोचा था कि रामदीन और जुगल के झगड़े के बारे में सिर्फ आप और मैं जानते थे, और यह भी सिर्फ आप और मैं ही जानते थे कि कल आपने मुझे रामदीन की झोपड़ी के निकट मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग मेरी हत्या करने पहुंच गए थे। भला उन्हें कैसे पता चला था कि उस वक्त मैं कहाँ मिलूंगा? और आज सुबह यह बात भी सिर्फ आप जानती थी कि मैं बंबई गया हूँ। फिर एक बदमाश मेरी गाड़ी पर बम मारने के लिए मेरे पीछे कैसे पहुंच गया? जब मैंने इन तीनों घटनाओं को मिलाकर सोचा तो असली बात समझ में आ गई। यानी आप भी दुश्मनों से मिली हुई हैं। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन अब यह सारी चालाकी खत्म होने वाली है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा सिर हाजिर है जनाब।
तभी धौएं आई। सिर झुकाकर अमर ने वास्तव में प्रधान को सिग्नल दिया था। कैसा रहा निशाना? A1 इंस्पेक्टर। जी हाँ, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप दोबारा से असफल रहने के बाद आप अपने कर कमलों द्वारा मेरा क्रियाक्रम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं इंस्पेक्टर प्रधान को पहले ही यहाँ छोड़ गया था। तो तुम सचमुच शैतान हो उमर, और तुम मिस खतरनाक हो। कुछ देर बाद पुलिस ने राणा की हवेली पर छापा मारा। मालती गिरफ्तार हो चुके। राणा दलवीर, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ओ नो। राम दिन को जब लॉकअप से निकाला गया। आप भगवान है बाबूजी, अगर आप न होते तो हम नहीं बच सकते थे। हम तो आपका यह उपकार जीवन भर नहीं उतार सकेंगे। उठो रामदीन, मेरा उपकार उतारना चाहते हो तो एक बार फिर वैसा ही भोजन बनाकर खिला देना। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।